नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शुंग वंश हम पूरा पढ़ चुके थे, शुंग वंश का इतिहास पूरा पढ़ चुके थे। कर्ण वंश की एक बेसिक जो जानकारी मिलती है उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो वो भी हमने पिछले क्लास में देख लिया था। और आज की क्लास में हम शुंग की जो कला है, जो संस्कृति है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कला ही है और उसमें भी बस स्तूप बड़े महत्वपूर्ण हैं। बाकी उसकी कुछ बेसिक विशेषताएं हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है, जैसे जो भरहुत का स्तूप है उसके बारे में ढेर सारी जानकारी मिलती है, और सांची के स्तूप के बारे में भी जानकारी मिलती है। बोध गया से भी इस काल में स्तूप जो है, बोध गया में भी स्तूप बनाए गए थे इस काल में, तो उन सब की जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। तो आइए विद्यार्थियों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और मैं हेडिंग डालता हूँ, आप भी हेडिंग डालिए। ठीक है, शुंग संस्कृति या शुंग कला आप डाल सकते हो। यहाँ पे हम जो है शुंग कला हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, शुंग कला हेडिंग डाल देते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों, मैं थोड़ा सा शुंग काल की जो कला है उसका एक बेसिक इंट्रो आपको करवाना चाहूँ। सॉरी, ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है और इस बंद कमरे में एकदम ठंडा रहता है बहुत अधिक, तो सर्दी का माहौल खूब है ना। लेकिन क्लास लेनी है तो खड़ा रहना ही पड़ेगा यहाँ पे, है ना। रजाई में बैठे बैठे क्लास नहीं ली जा सकती। तो चलिए मैं बताऊँ आपको बेसिक इंट्रो में। देखो, मौर्य काल की जो कला थी वो मैंने आपको पढ़ाई कि मौर्य काल में कला को राज्य संरक्षण दिया गया था। इसलिए कला का जो विषय रहा वो राज दरबार का रहा, राजकीय रहा। ठीक है, और जो कलाकार थे वो समृद्धशाली रहे, क्योंकि राज दरबार का जब संरक्षण मिला तो कलाकारों के पास सुविधाओं का अभाव नहीं था। और मौर्य काल में जो कला थी वो उसमें ईंटों का प्रयोग किया गया था, मैंने आपको बताया था। उससे पहले घास फूसों का प्रयोग किया जाता था, यहाँ पे ईंटों का प्रयोग किया गया। मगर शुंग काल में पत्थरों का प्रयोग किया गया, और शुंग काल में कला को राजकीय संरक्षण नहीं मिल पाया, इसलिए कला जनमानस तक पहुँची और कला का जो विषय रहा वो एकदम स्वतंत्र रहा। ठीक है, स्वतंत्र रहा मतलब अब जब जनमानस तक पहुँची तो फिर वो आम आदमी के बारे में और कला का जो विकास हुआ, मतलब राजकीय नहीं रही, कहने का मतलब वो किसी भी क्षेत्र में चली गई, है ना, हर क्षेत्र में चली गई, ये कह सकते हैं हम। और सॉरी, जो हमारे मौर्य काल था उसमें लघु फलकों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे दीर्घ फलकों का प्रयोग, बड़े बड़े फलकों का प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा। फलक क्या होते हैं मैंने बढ़िया तरीके से मौर्य काल में आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, मौर्य काल में जहाँ कला के जो प्रमुख केंद्र थे वो पाटलिपुत्र रहे थे, पाटलिपुत्र रहा था। ठीक है, उसके अलावा सारनाथ का भी बड़ा नाम था। शुंग काल में भरहुत, सांची और बोध गया प्रमुख स्थान के रूप में रहे थे। तो ये कुछ बेसिक इंट्रो था। और इस काल के इस कला में बस स्तूपों के ही नाम मिलते हैं, बाकी कोई नाम यहाँ पे मिलता नहीं है शुंग काल में। ठीक है, तो यहाँ पे स्तूपों की बात हम करेंगे। आज भरहुत स्तूप को पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद हम जो है, जो समय रहा तो सांची का स्तूप का एक बेसिक परिचय देखेंगे, वरना फिर हम अगली क्लास में सांची के स्तूप और उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे जो बेसिक इंट्रो मैंने आपको बताया उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए परिचय हम करेंगे शुंग कला का परिचय। ठीक है, परिचय में विद्यार्थियों, परिचय में जो है हम इसकी तुलना कर लेते हैं मौर्य कला से, मौर्य कला से शुंग कला की तुलना कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप एक जो है एक सारणी बना दीजिए, मौर्य कला से, मौर्य कला और शुंग कला। ठीक है, इस प्रकार की सारणी बना दीजिए। इसमें अब हम जो है यही बात करने वाले हैं कि सॉरी, मौर्य काल में जो कला थी वो राजकीय संरक्षण प्राप्त कला थी, है ना, राजकीय
संरक्षण प्राप्त थी, है ना। इसलिए इसका विषय भी क्या रहा, इसका विषय राजकीय या दरबारी रहा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ कला जो है राज दरबारों तक ही सीमित रही। यदि महल बनाए गए, कोई भी भवन बनाया गया, कोई इमारत बनाई गई, तो वो राजाओं के लिए ही बनाई गई, राजाओं या राजाओं के मंत्रियों के लिए ही बनाई गई। ठीक है, कोई चित्र बनाए गए तो राजाओं के बनाए गए, कोई साहित्य लिखा गया तो राजाओं के लिए लिखा गया, उसे कहते हैं राजकीय कला। और जनमानस का मतलब होता है जब कलाकारों को राजकीय संरक्षण नहीं मिलता तो अपनी आजीविका कमाने के लिए उसे वह काम करना पड़ा जो उसको पैसे के बदले मिल रहा था। ठीक है, जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे पेंटिंग से बड़ा प्यार है, तो मैं एक कलाकार से कहूँगा कि यार मेरी एक पेंटिंग बना, तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। तो कलाकार को तो इस प्रकार से अपनी आजीविका कमाने के लिए वो समझौता करना ही पड़ेगा, अपनी कला को बेचनी पड़ेगी। इसलिए शुंग काल में कलाकारों ने अपनी कला को बेचकर ही अपनी आजीविका कमाई। इसलिए जो कला का जो विषय था वो जनमानस में फैल गया, मतलब कला का विषय राजकीय नहीं रहा। ठीक है, ये बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ की बात करूँ तो राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था सॉरी, राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था। ठीक है, और इसका फिर विषय जो था, इसका विषय राजकीय या दरबारी नहीं रहा, राजकीय या दरबारी नहीं रहा। ठीक है, राजकीय या दरबारी नहीं रहा। कला जो है जनमानस तक पहुंची, कला जनमानस तक पहुंची, कला जो है जनमानस तक पहुंची। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे हुई। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना सॉरी, यहाँ पे ईंटों का प्रयोग किया गया था, है ना, ईंटों का प्रयोग किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ईंटों का प्रयोग किया गया। ठीक है, वहीं यहाँ पे जो है पत्थरों का प्रयोग किया गया। ठीक है, पाषाणों का प्रयोग किया गया, पाषाणों का प्रयोग किया गया। ठीक है, एक ये बात हो गई। तो इस प्रकार से जो है प्रमुख विशेषताएं जो थी मैंने आपको समझाई। इसके अलावा यहाँ पे जो फलक थे वो लघु थे, यहाँ पे दीर्घ हो गए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सॉरी, लघु फलकों का प्रयोग किया जाना, लघु फलकों का प्रयोग किया जाना। वहीं यहाँ पे क्या है, दीर्घ फलकों का प्रयोग किया जाना। ठीक है, दीर्घ फलकों का प्रयोग किया जाना। तो ये सारी चीजें रही। और सॉरी, यहाँ पे जो संरचनाएं बनी, जो धार्मिक संरचनाएं बनी, यहाँ पे जो वो सब अस्थायी धार्मिक संरचनाओं का निर्माण किया गया था, जबकि शुंग काल में जो धार्मिक संरचनाएं बनी वो स्थायी धार्मिक संरचनाएं थी, है ना, स्थायी धार्मिक संरचनाएं बनाई गई थी। तो यह भी एक अच्छा प्रयोग था। और इसका जो क्षेत्र रहा वो सांची, भरूच और बोधगया रहा, जबकि यहाँ पे पाटलिपुत्र और सारनाथ रहा। वही बात है, मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अस्थायी
अस्थायी धार्मिक संरचनाएं, अस्थायी धार्मिक संरचनाएं बनाई गई, ठीक है, अस्थायी धार्मिक संरचनाएं बनाई गई। और यहाँ पे जो है स्थायी धार्मिक संरचनाएं बनाई गई, स्थायी धार्मिक संरचनाएं, स्थायी धार्मिक संरचनाएं बनाई गई, ठीक है। और इसका जो केंद्र रहा, कला के केंद्र कला के प्रमुख केंद्र जो रहे वो हमारे, एक तो रहा सारनाथ और एक रहा पाटलिपुत्र, ठीक है। सारनाथ और पाटलिपुत्र यहाँ पे कला के प्रमुख केंद्र रहे। वहीं सॉरी, यहाँ पे जो कला के केंद्र रहे, कला के प्रमुख केंद्र जो रहे वो रहे, एक तो हमारा हो जाएगा सांची, है ना, एक हो जाएगा बरहुत और एक हो जाएगा हमारा बोध गया, ठीक है। सांची, बरहुत, बोध गया, ये यहाँ पे कला के प्रमुख केंद्र रहे। और कला के प्रमुख केंद्र यहाँ पे जो रहे वो सारनाथ और पाटलिपुत्र रहे थे। यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। कई बार सीधा सीधा यही सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन कला के प्रमुख केंद्र रहे, या शुंग कला के प्रमुख केंद्र रहे, है ना, या शुंग कला के प्रमुख केंद्र कौन नहीं रहा। ऐसी स्थिति में आपको 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा ऑप्शन कोई एक इनमें से उठा के रख देगा प्रमुख केंद्र के रूप में। वो केंद्र तो ये इनके प्रकार रहा है, लेकिन प्रमुख केंद्र के रूप में यदि बात की जाए तो शुंग काल में ये 3 आ जाएंगे और मौर्य काल में ये आएंगे, ठीक है। वैसे इसमें काम दोनों जगह ही हुआ है मौर्य काल में, तो है ना। आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है आपको, सांची के स्तूप में भी और भरहुत के स्तूप में भी, दोनों ही स्तूपों का निर्माण, यहाँ तक कि बोध गया में भी इनके स्तूपों का निर्माण कार्य जो आरंभ था वो अशोक ने ही करवा दिया था, आपको पता होगा। मगर उसका निर्माण कार्य पूर्ण जो हुआ वो बाद के शासकों ने करवाया था, ऐसा मैंने आपको मौर्यकालीन कला में पढ़ाया था, ठीक है। तो बाद के शासक कौन? मौर्योत्तर काल के शासक, जिसमें शुंग आ जाएंगे हमारे, ठीक है। कई स्तूप ऐसे हैं जिसमें सातवाहनों ने भी काम करवाया था, वो सारी बातें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से। मैं एक चीज़ और बताऊंगा, यहाँ पे मथुरा का एक मोरा नामक स्थान है, वो भी शुंग कला के केंद्र के रूप में जाना जाता है। कैसे, वो बात मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ से नोट डाल के लिख देता हूँ, नोट डाल के, ठीक है। वैसे मौर्यकालीन शुंग काल की कला का वो उदाहरण मूर्ति कला का उदाहरण है ना। ये मैं रेड अलग कलर के पेन से ले देता हूँ। बात है, मतलब एक तोसा नामक महिला थी, विदेशी महिला, तोसा नाम था उसका। उस तोसा नामक महिला ने 5 वृषणी वीरों की मूर्तियां बनवाई थी, जो कि हमको मथुरा के मोरा नामक स्थान से मिली हैं, ठीक है। 5 वृषणी वीरों में कौन कौन आते हैं? तो वासुदेव आता है, संकृष्ण आता है, और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शाम्ब, ये 5 जो है पंचवृषणी वीर कहलाते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। कई बार सीधा यही सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पंचवृषणी वीरों में शामिल है या नहीं है। तो ध्यान रखना, पंचवृषणी वीरों में कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, सॉरी, मथुरा के मोरा, ये सब ध्यान रखना। मथुरा के मोरा नामक स्थान से 5 वृषणी वीरों की मूर्तियां मिली हैं, सॉरी, जिनको स्थापित
जिनको स्थापित करवाने का कार्य, जिनको स्थापित करवाने का कार्य एक विदेशी महिला तोसा ने किया था, तोसा ने किया। ठीक है, एक ये इस महिला का नाम ध्यान रखना तोसा, और ये स्थान का नाम ध्यान रखना मोरा, जो कि मथुरा के समीप पड़ता है। यहाँ पे 5 वृषणी वीरों की मूर्तियां मिली हैं जिनको स्थापित करवाने का कार्य एक विदेशी महिला तोसा ने किया था। इन 5 वृषणी वीरों के नाम यदि मैं यहाँ पे सॉरी लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। एक तो हो जाएंगे हमारे वासुदेव, ठीक है, वासुदेव। एक हो जाएंगे हमारे जो है वासुदेव के अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संकर्षण। ठीक है, सर्वतात का संकर्षण आपको पता है किसको कहा जाता है, आप बताइए। सर्वतात का संकर्षण किसे कहा जाता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था इन वृषणी वीरों का। और जो अन्य है तीसरे नंबर पे वो अनिरुद्ध, अनिरुद्ध एक है सांब, और अनिरुद्ध सांब, और एक है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न। ठीक है, प्रद्युम्न। ये 5 पंचवृषणीवीर कहलाते हैं। ठीक है, ये भी मौर्य काल, ये शुंग काल की, शुंग काल की कला के उदाहरण है, ध्यान रखना है ना। ये किस कला के उदाहरण है, शुंग कला के उदाहरण है। ठीक है, तो आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप इसको उतारें, और अब हम जो है भरहुत स्तूप के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनकी बात मैंने यहाँ पे भरहुत, सांची, बोध गया, इनकी बात की। तो एक एक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, भरहुत को पढ़ेंगे, फिर सांची को पढ़ लेंगे। सांची में थोड़ा सा का मैटर ज़्यादा है, तो हम इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। भरहुत में थोड़ा कम है। ठीक है, तो चलिए आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और अब हम आते हैं भरहुत पे। ठीक है, ये परिचय हमारा यहाँ पे पूरा होता है एक तरीके से। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा बढ़िया तरीके से, और आगे की चर्चा अब हम करते हैं। आपको बढ़िया तरीके से समझ में तो आ रहा होगा विद्यार्थियों। आप कमेंट जरूर किया करें, कैसा कमेंट, मतलब कैसी लगी ये क्लास, उसके संदर्भ में आपको कमेंट करने के पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, और आप जो है टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। अपना ऐप आ गया है, आप लोगों को पता होगा, सफलता विजन्स के नाम से ऐप है। आज मैं इस चैनल का नाम भी सफलता विजन्स ही करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सफलता विजन्स के नाम से ही चैनल को चलाएंगे, जो कि अभी ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री के नाम से चल रहा है। ठीक है, और आप टेस्ट सीरीज को ज़रूर फॉलो करें, उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, तो मैं बेहतरीन तरीके से और बढ़िया तरीके से काम कर पाऊँगा। वैसे तो खैर मैं काम करूँगा ही यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहाँ मतलब शंका कर बैठे थे कि सर क्लास बंद कर रहे हैं या फिर पता नहीं हमें बीच में छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, क्लासें रेगुलर आएंगी। ठीक है, तो लेकिन आप टेस्ट सीरीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, तो मेरा भी काम हो जाएगा थोड़ा ठीक ठाक। ठीक है, तो चलिए भरहुत स्तूप के बारे में विद्यार्थियों अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, भरहुत स्तूप। ठीक है, भरहुत स्तूप हम पढ़ते हैं। देखो वर्तमान में तो यह केवल संग्रहालय में इसके अवशेष बचे हुए हैं, इसमें और कुछ नहीं है, है ना। सतना जो एक स्थान है मध्य प्रदेश में, सतना, सतना से इस स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, और यह बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट अवस्था में है, और इसके जो कुछ अवशेष जो बचे हुए हैं वो हमारे कलकत्ता संग्रहालय में रखे हुए हैं। ठीक है, इसके जो कुछ अवशेष हैं वो कलकत्ता संग्रहालय में रखे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था, भरहुत स्तूप का जो निर्माण था वो अशोक मौर्य के समय प्रारंभ हो गया था, है ना।
और इसका जो निर्माण कार्य आगे भी होता रहा। पुष्यमित्र शुंग ने इस स्तूप के चारों ओर एक वेदिका बनवाई थी, रेलिंग बनवाई थी पत्थर की, है ना, पत्थर की रेलिंग बनवाई थी, जिसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, लाल पत्थर से जो है एक मजबूत रेलिंग यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई थी। और इसकी जो वेदिका है, वेदिका मैंने बढ़िया तरीके से समझाया आपको मौर्य काल में। यदि आप सीधे इसी काल से क्लास देख रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पहले मौर्य काल की कला को पढ़ें, मौर्य काल वाले टॉपिक को देख के, और तब इस टॉपिक को देखोगे तो और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि हिस्ट्री जो होती है ना, वो एकदम एक दूसरे से कनेक्ट, हिस्ट्री क्या, प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना सभी टॉपिकों के साथ तालमेल होता है, इसलिए उनको एक निश्चित क्रम में ही पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसीलिए मौर्य काल पहले पढ़ते हैं, शुंग काल बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि वो घटना भी बाद की है। ठीक है, तो आप उसको देखना, तब ये क्लास बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया है कि वेदिका क्या होती है। ठीक है, तो इसमें जो वेदिका थी उसमें कुल 80 स्तंभ थे, जिनमें से 47 स्तंभ जो है कनिंघम को, लिथुरा और भरहुत, लखनमारा, इन स्थानों से जो है, सॉरी लखनमारा क्या, बटनमारा नामक स्थानों से इनको मिले थे कनिंघम को। ठीक है, 47 स्तंभ। इसके अलावा इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं वो ये हैं कि इनके जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों के ऊपर कुछ पत्थर रखे हुए हैं। उन पत्थरों को उष्णीय व सूची कहा जाता है। ठीक है, उष्णीय व सूची कहा जाता है। जैसे यदि कोई एक ही स्तंभ है और उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है तो वो पत्थर तो कहलाता है उष्णीय। मगर दो स्तंभों के ऊपर यदि एक ही पत्थर है, दो या दो से अधिक स्तंभों के ऊपर यदि एक ही पत्थर है बड़ा, तो उस पत्थर को कहा जाता है सूची। ठीक है, उस पत्थर को क्या कहा जाता है, सूची कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे है। ठीक है, और मैंने आपको करवाया था कि जो स्तूप जो होते हैं उसमें जो द्वार होता है उसको तोरण बोलते हैं, तोरण। तो यहाँ पे जो द्वार है वो 4 द्वार है ना, तो जिनको 4 तोरण द्वार कहा जाता है। भरहुत के स्तूप में 4 तोरण द्वार हैं, जिसमें से जो पूर्वी तोरण द्वार है वो एकदम सुरक्षित अवस्था में है ना, और सॉरी, पूर्ण तोरण द्वार सुरक्षित अवस्था में है, जिसके पास में धनभूति जो कि शुंगों का सामंत था उसका लेख भी मिला है। ठीक है, शुंगों के शासक धनभूति का लेख भी यहाँ से मिला है, जिस पर जो है शुंग गर्जे लिखा हुआ है। उस लेख उस लेख में शुंग गर्जे लिखा हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस स्तूप का अधिकांश भाग शुंगों के समय में निर्मित हुआ था। और शुंगों में भी जो है सबसे बड़ा नाम पुष्यमित्र शुंग का ही आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अधिकांश भाग का जो निर्माण हुआ है वो पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। ठीक है, तो यह बात है। इसमें अन्य कई लेख भी मिलते हैं इस भरहुत स्तूप में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा अंकन जो मिलता है वो बुद्ध से संबंधित घटनाओं का मिलता है। ये ध्यान रखना कि बुद्ध का मानव रूप में अंकन यहाँ पे नहीं हुआ है, मगर बुद्ध से संबंधित विभिन्न घटनाओं का प्रतीकों के रूप में अंकन हुआ है। जैसे बुद्ध की मार विजय का अंकन यहाँ पर हुआ है। बुद्ध के साथ जो प्रसेनजित की भेंट हुई थी, बुद्ध के साथ अजातशत्रु की जो भेंट हुई थी उसका जिक्र मिलता है। और अनाथ पिंडक का भी यहाँ पे जो है अंकन मिलता है। अनाथ पिंडक को भी यहाँ पे चित्रित किए हुए दिखाया गया है। ठीक है, और भी यहाँ पे कई सारे आकृतियाँ मिलती हैं। जैसे बुद्ध ने जो श्रावस्ती में जो चमत्कार दिखाए थे उनका अंकन यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा जो नागराज थे, नागराज, उन्होंने बोधि वृक्ष की जो पूजा की थी, नागराज द्वारा बोधि वृक्ष की पूजा किए जाने का अंकन भी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको पता होगा एक पारिजात, एक पेड़ होता है पारिजात वृक्ष का अंकन भी यहाँ पे हुआ है। पारिजात वृक्ष जो कि जिसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन जैन धर्म में भी इस प्रकार की परिकल्पना की गई है। ठीक है,
और यहाँ पे महात्मा बुद्ध के अवशेषों को लेकर जो मल्ल और शाक्यों के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसका भी अंकन यहाँ पे हुआ है। तो कहने का मतलब खूब सारा अंकन इस स्तूप के ऊपर किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक स्तूप की यहाँ पे बात करते हैं, और एक एक विशेषता की यहाँ पर बात करते हैं, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है हिंदू धर्म से संबंधित भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे बुद्ध का और इंद्र के साथ जो वार्तालाप हुआ था वह भी बात मिलती है, और श्री लक्ष्मी का अंकन भी यहाँ पे हुआ है ना। श्री कहते हैं लक्ष्मी को ही, है ना, विष्णु की जो पत्नी मानी जाती है उसका। ठीक है, तो ये बातें थी इसकी प्रमुख प्रमुख बातें। अब मैं इसकी बातों को यहाँ पे लिख डालता हूँ, लिपिबद्ध कर डालता हूँ, ताकि हम बढ़िया तरीके से बाद में इनको याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखो भरूच स्तूप, ये सबसे पहले तो मैं बताऊं कि खोज जो किसने की, इसकी खोज जो की वो की अलेक्जेंडर कनिंघम ने, है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोज की गई। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की। इसका जो स्थान है वो है सतना, मध्य प्रदेश में, है ना। सतना एमपी में है। ठीक है, सतना एमपी में है। और इसके अलावा यह जो स्तूप है वो लगभग नष्ट प्राय है, और इसके अवशेष कलकत्ता संग्रहालय में रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक बात मैं ये लिखना चाहूँगा कि यह स्तूप नष्ट हो चुका है। यह स्तूप नष्ट हो चुका है। इसके अवशेष कलकत्ता संग्रहालय में, कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है, इसके अवशेष जो हैं वो कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित हैं। एक यह बात भी यहाँ पे की गई है। ठीक है, दूसरी बात मैं यहाँ पे करूँ तो इसका जो निर्माण कार्य है वो अशोक ने ही करवा दिया था। ईंटों से निर्माण करवाया था अशोक ने। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ मौर्य शासक अशोक द्वारा ईंटों से किया गया। ठीक है, ईंटों से किया गया। ठीक है, शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने लाल पत्थरों से इसमें एक मजबूत रेलिंग बनवाई थी। ठीक है, रेलिंग वही वेदिका जो होती है उसको रेलिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शुंग शासक। जो रेलिंग होती है ना वो हमारी छत पे होती है, लेकिन जैसे रेलिंग टाइप में ही चबूतरे के ऊपर भी एक रेलिंग होती है ना, वो भी वेदिका कहलाती है। एक छत के ऊपर रेलिंग लगाते हैं, एक सीढ़ियों पे भी रेलिंग लगाते हैं हम, है ना। तो वो जो होती है ना वो उसी को वेदिका टाइप बोलते हैं। ठीक है, मैंने वेदिका समझाया है आपको बढ़िया तरीके से। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने इसमें लाल पत्थरों से मजबूत रेलिंग का निर्माण करवाया। ठीक है, लाल पत्थरों से मजबूत रेलिंग का निर्माण करवाया। ठीक है, एक बात हो गई है। दूसरी चीज इसमें है
कि सॉरी, इसकी वेदिका में कुल 80 स्तंभ हैं, कुल 80 स्तंभ हैं, जिनमें से 47 स्तंभ बटनमारा, बटनमारा, लिथोरा व भरहूत से कनिंघम को प्राप्त हुए। भरहूत से कनिंघम को प्राप्त हुए। ठीक है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसके जो स्तंभ हैं उन स्तंभों पर सूची और उष्णीय भी मिलते हैं, तो वह बात भी मैंने आपको बताई। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके स्तंभों पर सूची व उष्णीय मिलते हैं, है ना। जैसे मान लो इसके जो स्तंभ हैं वो ये इस प्रकार के स्तंभ लगे हुए हैं। ठीक है, ये कोई स्तंभ है, फिर एक ये कोई स्तंभ लगा दिया, फिर एक ये कोई स्तंभ लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से स्तंभ है मान लीजिए। ठीक है, तो इनके ऊपर यहाँ पे मान लो एक कोई पत्थर रखा हुआ है ना। जैसे एक स्तंभ के ऊपर एक पत्थर है और एक ऐसे स्तंभ हैं जिसपे सॉरी एक ऐसा पत्थर है जो 2 स्तंभों पर है, जैसे ऐसे, है ना। तो इसमें ये जो पत्थर है ये तो कहलाएगा उष्णीय, है ना, जो एक ही स्तंभ पे है, और ये जो पत्थर है ये कहलाएगा सूची। ठीक है, क्या कहलाएगा? सूची कहलाएगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्तंभों पर हो। तो एक और स्तंभ बना दिया मान लो मैंने यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक स्तंभों पर स्थित जो इस पत्थर है, दीर्घ पत्थर, वो कहलाता है सूची। और एक ही स्तंभ के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ है, जो शिला है, वो शिला कहलाएगी उष्णीय कहलाएगी, है ना। इस आकृति से आप बढ़िया तरीके से वाकिफ हो गए होंगे। तो सूची और उष्णीय की मुझे परिभाषा यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2 या 2 से अधिक पत्थरों पर रखी स्तंभों पर रखी शिला, है ना। 2 या 2 से अधिक स्तंभों पर रखी शिला क्या कहलाती है? सूची कहलाती है। ऐसे ही उष्णीय की मैं बात करूं तो एक स्तंभ पर रखी शिला क्या कहलाती है? उष्णीय कहलाती है। ठीक है, तो सूची और उष्णीय को आप बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें 4 प्रवेश द्वार थे, 4 तोरण द्वार या प्रवेश द्वार थे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसमें कुल 4 तोरण द्वार, इसमें कुल 4 तोरण द्वार थे, जिनमें से केवल पूर्वी तोरण द्वार ही शेष बचा है। ठीक है, जिनमें से पूर्वी तोरण द्वार ही शेष बचा है। ठीक है, सॉरी, इस पर धनभूति का लेख भी मिला है। ठीक है, धनभूति कौन था? धनभूति शुंगों का सामंत था। धनभूति शुंगों का सामंत था। ठीक है, धनभूति कौन था? शुंगों का सामंत था। तो और इस लेख में क्या लिखा है? शुंग नरजे
इस प्रकार से इस पे लिखा हुआ है, शुंग नरजे इस पे लिखा हुआ है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस स्तूप का जो अधिकांश निर्माण कार्य है वो शुंगों के शासक जो थे पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था, या हम शुंग काल कहें कि शुंग काल में इसका जो निर्माण कार्य है अधिकतर हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस लेख में शुंग नरजे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शुंग नरजे लिखा है, शुंग नरजे लिखा है। इस लेख में शुंग नरजे लिखा है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका निर्माण अधिकांशतः पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। अधिकांशतः पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। ठीक है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका निर्माण अधिकांशतः पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। ठीक है, तो एक बात हमारी ये हो गई, यहाँ पे आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें अन्य कई लेख भी मिले हैं, वह भी बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इसमें कई अन्य लेख भी मिले हैं। ठीक है, इसमें कई अन्य लेख भी मिले हैं। तो इस प्रकार से था ये भरूच स्तूप के बारे में। अब इस भरूच स्तूप पे अन्य कई सारे अंकन भी मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे अंकन भी मिलते हैं। तो उन अंकनों का अभी मैंने उल्लेख आपको बताया, जैसे बुद्ध से संबंधित अधिकांश अंकन थे, एक आधा हिंदू धर्म से संबंधित भी थे, एक जैन धर्म से संबंधित भी था, पारिजात वाला। पारिजात हरण का जो अंकन है, पारिजात हरण की कहानी आपने सुनी होगी। वैसे ये जैन धर्म से संबंधित है यहाँ पे, लेकिन पारिजात हरण की कहानी हिंदू धर्म से संबंधित भी है। आप लोगों ने सुनी होगी, सत्यभामा का मान जो भंग किया था श्री कृष्ण ने, उसी में यह कहानी चलती है। दरअसल एक बार हुआ क्या था कि नारद जो है ना एक फूल को लेकर जा रहे थे। नारद जब उस फूल को लेकर जा रहे थे तो सत्यभामा, जो कि श्री कृष्ण की एक सबसे सुंदर पटरानियों में से एक हुआ करती थी, सत्यभामा, है ना। कृष्ण के 8 पटरानियाँ प्रमुख थी, है ना। राधा अलग थी और 16,100 इनकी अलग पत्नियां मानी जाती हैं, इसलिए कृष्ण के जो है 16,108 रानियां मानी जाती हैं, जिसमें राधा अलग है ना। तो जो और इन सब में सत्यभामा सबसे सुंदर थी। तो जब नारद उनके दरबार से गुजरे, सत्यभामा के दरबार से, तो नारद के हाथ में एक फूल था। सत्यभामा ने कहा, नारद रुको, ये फूल कितना सुंदर है, आप मुझे दे दो। तो नारद ने कहा, बिल्कुल लो, आप रख लो इसको। नारद वो फूल उसको दे दिया। तो उसने पूछा, नारद ये फूल आया कहाँ से, ये तो बताओ। तो नारद ने कहा, तक मैं 6 महीने पहले इंद्र की सभा में गया था, वहाँ से ये फूल लेके आया था, ये पारिजात पेड़ का फूल है। तो 6 महीने, वो चौंक गई सत्यभामा की, 6 महीने पहले लाए थे और अभी तक ये मुरझाया नहीं है, इसमें ऐसे कैसे खुशबू आ रही है। तो उसने कहा कि ये पारिजात पेड़ का फूल है, जिसकी ये विशेषता रहती है कि उसमें से चाहे फूल तोड़े या पत्ते तोड़े, कभी भी जीवन में कुम्हलाते नहीं हैं, हमेशा ऐसे कैसे बने रहते हैं। तो उसने कहा, अच्छा कि ऐसी विशेषता है। हाँ, उसने, नारद ने कहा, बिल्कुल हाँ। तो सत्यभामा ने पूछा कि ये पेड़ मिलेगा कहाँ। तब नारद ने कहा कि आप श्री कृष्ण से कह दो, वो इंद्र की सभा में है, वो पेड़ वहाँ से आपके यहाँ लगा देगा। तो उसने कहा, इंद्र की सभा में कहाँ से आया। तो ये जो पारिजात का पेड़ आया, इसको कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। यह जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के बीच में,
समुद्र मंथन जब हुआ था तो 14 रत्न निकले थे समुद्र से, और माना जाता है कि उन 14 रत्नों में से एक रत्न ये पारिजात का पेड़ भी था। ठीक है, और जो उस समय इंद्र को दे दिया था। इंद्र को रंभा अप्सरा भी दी गई थी, जो कि वो भी समुद्र से ही निकली थी, और ये पारिजात का पेड़ भी इंद्र को दिया था। और जो गजेंद्र था, ऐरावत हाथी जिसको कहते हैं, जो महाभारत में उसका जिक्र भी आता है, जिसको अर्जुन ने नीचे उतार दिया था स्वर्ग से और माँ कुंती को पुजवा दिया था, है ना, वही ऐरावत गजेंद्र जो था वो भी समुद्र मंथन से निकला था। और ये 3 चीजें, उन 14 रत्नों में से ये 3 चीजें इंद्र को मिली थी उस समय में। लक्ष्मी को विष्णु स्वयं अपने साथ ले गए थे, आपको पता ही होगा। अमृत को है जो देवताओं ने पी लिया था, है ना। विष को जो है शंकर भगवान पी गए थे, है ना। इस प्रकार से टोटल 14 रत्न मिले थे, उनका बंटवारा भी हो गया था। उनमें से एक था ये कल्पवृक्ष। तब सत्यभामा ने कृष्ण से कहा कि मुझे कल्पवृक्ष चाहिए। तो सत्यभामा जो है, सत्यभामा के लिए कल्पवृक्ष लेने जब इंद्र के दरबार में कृष्ण गए तो इंद्र ने मना कर दिया, भैया मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरा घर का मामला है, और उस समय मुझे मिला था अमृत मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय। तो उसके चलते, उस पेड़ के चलते कृष्ण में और इंद्र में युद्ध होता है, और उसमें जाके तब जाके कृष्ण जो है उसको, इंद्र को पराजित करके तब लेकर आते हैं और सत्यभामा के घर में उस पेड़ को लगाते हैं। इस प्रकार की कहानी मिलती है हमारे हिंदू धर्म में भी। तो ये था प्यारे साथियों, आप इसको उतारें। और अब हम जो है उन सब का जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। जो इस भरूच के स्तूप पे जिस चीज़ का अंकन मिलता है उसकी बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको ये बढ़िया तरीके से रट्टा मारने होंगे विद्यार्थियों। यहाँ पे देखो, ये तथ्यात्मक ज़्यादा है, इसमें कंसेप्ट नहीं है ना, तथ्य ज़्यादा हैं। और आरपीएससी का ये रुख रहता भी है कि वो कंसेप्ट के साथ में तथ्य ज़रूर डालती है ना। तो आपको एक छोटा सा तथ्य आपकी सवाल को गलत कर सकता है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, और पिछले साल के पेपरों का ज़बरदस्त तरीके से अभ्यास करना है, ताकि किसी प्रकार का कोई सवाल आपका जो है गलत ना हो, ठीक है। मैं भी ऐप में भी थोड़ा सा फुर्सत मिलेगी तो मैं पिछले साल के पेपरों को विद सॉल्यूशन ऐप में डालूंगा, तो वहाँ से आप जो है प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इस स्तूप में विभिन्न अंकन भी मिलते हैं, ठीक है। इस स्तूप में विभिन्न अंकन मिलते हैं, ठीक है, विभिन्न अंकन मिलते हैं। तो अब देखिए कौन कौन से अंकन मिलते हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ 1 नंबर पे, तो महात्मा बुद्ध के मार विजय का अंकन, ठीक है। मार विजय का अंकन ये क्या थी, मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाया था जब बुद्ध काल पढ़ाया था, महात्मा बुद्ध पढ़ाए थे। महात्मा बुद्ध की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने जो इनको परेशान किया था, और उस पर भी महात्मा बुद्ध की तपस्या भंग नहीं हुई थी, उस स्थिति को कहते हैं मार विजय। मार विजय पर इन्होंने जो है, मार पर विजय प्राप्त की थी महात्मा बुद्ध ने, है ना। वो सारी चीज़ें हैं, जो घास पे बैठे थे, मतलब कुछ 8 मुट्ठी घास की बात थी, वो सब बात मैंने बताई है आपको। बौद्ध धर्म पढ़ना आप जाकर, ठीक है। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें और क्या मिलता है, अनाथ पिंडक का चित्र बना हुआ है ना, एक अनाथ पिंडक। ये अनाथ पिंडक कौन थे आप बताएंगे मुझे। अनाथ पिंडक का चित्र बना हुआ है, ठीक है। अनाथ पिंडक का चित्र बना हुआ है। एक है यहाँ पे जो है श्रावस्ती में बुद्ध के किए चमत्कार, बुद्ध के किए चमत्कार अंकित हैं, ठीक है। श्रावस्ती में जो बुद्ध ने चमत्कार किए थे वो अंकित हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो है अजात शत्रु की बुद्ध के साथ हुई भेंट का अंकन है। ठीक है। और जो सॉरी प्रसेनजित थे, प्रसेनजित के द्वारा जो प्रार्थना की गई थी, प्रसेनजित ने जो प्रार्थना की थी बुद्ध की, उसका अंकन भी किया गया है ना। प्रसेनजित का अंकन भी है एक तरीके से, जो मतलब बुद्ध की प्रार्थना कर रहे हैं ना प्रसेनजित। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा प्रसेनजित द्वारा बुद्ध की वंदना करते हुए का अंकन है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और क्या है इसमें, मल्ल और शाक्य जो लड़े थे बुद्ध के अवशेषों को लेकर, उसका भी अंकन है। ठीक है, मल्ल व शाक्यों के मध्य बुद्ध के अस्थि अवशेषों को लेकर हुए संघर्ष का वर्णन। ठीक है, हुए संघर्ष का वर्णन। और अपनी जो कहानी सुनाई वो तो मैंने लिखा ही नहीं। पारिजात हरण की कथा, पारिजात हरण की कथा, ये कल्पवृक्ष का पेड़ है ये ना, कल्पवृक्ष की कहानी जो कि जैन धर्म से मानी जाती है, जैन धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से भी संबंधित पारिजात की कथा मिलती है जो मैंने आपको सुनाई, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे, वो जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है जो यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा जो है बुद्ध व इंद्र दोनों का भी यहाँ पे जो है अंकन मिलता है, जो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, है ना। हिंदू धर्म से संबंधित है ये, बुद्ध व इंद्र का वार्तालाप, है ना, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा जो है श्री लक्ष्मी का अंकन भी है, श्री लक्ष्मी का अंकन भी मिलता है। ये भी हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इतनी कुछ विशेषताएं हैं, इनको विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ पे जो कंसेप्चुअल सवाल आता है ना, बड़ा शानदार आता है। यहाँ से 4 लाइनें देंगे कि भरूच के स्तूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं, या कौन सा कथन सही है, या कौन सा गलत है। ठीक है, फिर वहाँ पे से इसमें से 4 लाइनें उठाएंगे और एक एक लाइन के बारे में चर्चा करेंगे वो ना। तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बुद्ध का कोई भी मानव रूप में जो चित्र है वो यहाँ पर नहीं मिलता है, यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट डाल के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध की
यहाँ पर बुद्ध का कोई भी अंकन मानव रूप में नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध का कोई भी अंकन मानव रूप में नहीं हुआ है, यह बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों बरहुत का स्तूप, जो हमने बढ़िया पढ़ा, पूरा डिटेल में पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या बढ़िया तरीके से इसको उतार लें। और अब अगली क्लास में हम जो है सांची के स्तूप को और सांची की जो कला है उसको और बोध गया की जो कला है उसको पूरा पढ़ के और ये शुंग काल को हम पूरा कर लेंगे और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे सातवाहनों के ऊपर। ठीक है, तो तब तक के लिए विद्यार्थियों अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।